हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू सानिया नर्सिंग क्लासेस। फ्रेंड्स, आज अपन बात करने वाले हैं फाउंडेशन ऑफ नर्सिंग रिसर्च, जो कि फोर्थ ईयर का सब्जेक्ट है, रिसर्च एंड स्टैटिक्स। उसका फर्स्ट चैप्टर अपन ले रहे हैं। तो इसके अंदर अपन बात करेंगे कुछ इंट्रोडक्शन के बारे में, मेथड्स के बारे में। आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, चैनल पे कोई दोस्त नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, वीडियो को लास्ट तक देखिए ताकि आपको अच्छी तरह समझ में आए। तो आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो दोस्तों बात आती है इंट्रोडक्शन की कि व्हाट इज द रिसर्च। अब रिसर्च वर्ड आते ही अपने माइंड में आता है कि क्या होता है ये रिसर्च। तो री का मतलब होता है मित्रों अगेन। क्या? अगेन। दोस्तों अगेन होता है किसका मतलब? री का। और सच का मतलब फैक्ट, नॉन नॉलेज एंड दैट इज ऑलरेडी एग्जिस्ट। इट मीन्स ऐसा नॉलेज जो कि पहले से सर्चेबल हो या फैक्ट पहले से अपन को पता हो, उसके अंदर से जो फैक्ट अपन को मिला है उससे दोबारा उसके अंदर रीचेंज करना, ठीक है, या उसके बारे में दोबारा से स्टडी करना, उसको क्या बोलते हैं? रिसर्च बोलते हैं। मतलब अगेन दैट इज ऑलरेडी एग्जिस्ट, या फिर अगेन सर्च अबाउट द फैक्ट ऑफ और नॉलेज। ओके, अंडरस्टैंड? तो दोस्तों डेफिनेशन की बात आती है तो बात करते हैं रिसर्च की। व्हाट इज रिसर्च? वो था वर्ड को एक्सप्लेन करने वाला री फॉर अगेन। रिसर्च मतलब दैट इज ऑलरेडी एग्जिस्ट, या फिर फैक्ट जो कि आप जानते हो पहले से, ठीक है। तो रिसर्च इज द सिस्टमैटिक इंक्वायरी दैट यूज फॉर डिसिप्लिन मेथड टू आंसर क्वेश्चन ऑफ सोल्व प्रॉब्लम्स। इट मीन्स कि रिसर्च एक सिस्टमैटिक इंक्वायरी है जो कि एक मेथड के लिए यूज में लेते हैं। वो मेथड कौन सा है? आंसरिंग या क्वेश्चनिंग, ठीक है। और उसे अपन बोल सकते हैं कि ऐसी कोई प्रॉब्लम जिसको सोल्व आउट करने के लिए अपन रिसर्च का यूज में लेते हो, रिसर्च को यूज में लेते हो। ओके, अब सेकंड डेफिनेशन की बात करते हैं तो नर्सिंग प्रोफेशन लार्जली बिलीव इन द डेवलपमेंट। क्या? कि नर्सिंग जो प्रोफेशन है वो किस पे लार्जली बिलीव करता है? कि डेवलपमेंट, ओवरऑल डेवलपमेंट पे बिलीव करता है। फ्रॉम हाई स्ट्रक्चर मेथड। अब यहाँ पे हाई स्ट्रक्चर मेथड का मतलब क्या है? देखिए आगे वर्ड आएंगे आपके सामने, अनस्ट्रक्चर मेथड और स्ट्रक्चर मेथड, ठीक है। अनस्ट्रक्चर मेथड को अपन बोल सकते हैं कि नोट ए सिस्टमेटिक मैनर, ठीक है, या फिर बोल सकते हैं नोट ए सिस्टम साइंटिफिक मैनर। ओके, लेकिन स्ट्रक्चर मेथड को अपन बोल सकते हैं कि इट इज ए सिस्टमेटिक मेथड या फिर इट इज ए साइंटिफिक मेथड। ओके, नो प्रॉब्लम। आगे देखते हैं। सच एज प्रॉब्लम सोल्विंग। स्ट्रक्चर मेथड कहाँ काम आता है? देखना, इसके टाइप है ये, इसके स्ट्रक्चर मेथड के टाइप है कि प्रॉब्लम सोल्विंग, ठीक है, साइंटिफिक मेथड, या फिर अपन बोल सकते हैं रिसर्च। रिसर्च क्या है? एक स्ट्रक्चर मेथड है, या फिर बोल सकते हैं एक सिस्टमेटिक मेथड है। ओके, अब आगे देखते हैं। दोस्तों ये आपके सामने तीन और ऐसी डेफिनेशन है किसकी? रिसर्च की, जो कि वन लाइनर है। देखो क्या है। रिसर्च इज ए सिस्टमेटिक एनालिसिस ऑफ द फैक्ट। मैंने फर्स्ट टाइम बोला था कि रिसर्च का मतलब, डी का मतलब अगेन, सर्च का मतलब कि एक ऐसा फैक्ट जो अपन को ऑलरेडी पता है उसके अंदर दोबारा से अपन स्टडी करते हैं, ठीक है, उस पॉइंट में कुछ ज्यादा कुछ खोजने के लिए या सर्चिंग के लिए अपन करते हैं। ओके, अब ये क्या होता है? इसके अंदर अपन सिस्टमेटिक वे के अंदर एनालाइज करते हैं कोई फैक्ट को लेके। ओके, नेक्स्ट अपन बात करते हैं। इट इज ए सिस्टमेटिक एंड साइंटिफिक प्रोसेस टू आंसर ऑफ टू क्वेश्चन। रिसर्च क्या है? एक सिस्टमेटिक और साइंटिफिक प्रोसेस होती है जिसके अंदर अपन क्वेश्चन आंसरिंग का काम करते हैं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट है इट इज एक्सप्लोरिंग एंड डिस्क्राइबिंग द एक्सटेंस ऑफ द फिनोमेना। मींस इसके अंदर अपन एक्सप्लोर करते हैं या फिर एक्सप्लेन करते हैं कोई फैक्ट को लेके और उसको डिस्क्राइब करने की कोशिश करते हैं, जो कि ऑलरेडी कोई फैक्ट अपने पास होता है, उसके अंदर एक्स्ट्रा चीज अपन जोड़ेंगे प्रॉपर वे में या प्रॉपर मैनर में। ओके, ये थी डेफिनेशन। अब बात करते हैं कि मेथड, ऐसे मेथड कौन से हैं जो कि अपन उससे नॉलेज एक्वायर करते हैं, किसके अंदर? नर्सिंग के अंदर। तो बेसिकली गाइस मैंने बताया था कि दो मेथड आएंगे, वो ये है कि एक तो होता है अनस्ट्रक्चर्ड मेथड, दूसरा कौन सा होता है? स्ट्रक्चर्ड मेथड। मैंने बताया था कि अनस्ट्रक्चर्ड मेथड का मतलब होता है कि नॉट ए सिस्टमेटिक वे या नॉट ए साइंटिफिक वे। ओके, और मैंने बताया था कि स्ट्रक्चर मेथड में क्या होता है कि एक सिस्टमेटिक वे प्रोसेस होती है या मेथड होता है, या फिर अपन बोल सकते हैं कि साइंटिफिक
मेथड होता है जिससे अपन एक एक्वायरिंग नॉलेज लेते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे अनस्ट्रक्चर्ड मेथड के बेसिकली 5 टाइप होते हैं। कौन कौन से? ट्रेडिशनल, क्या? ट्रेडिशन। तो दोस्तों ट्रेडिशन का मतलब ये होता है कि दर पीढ़ी दर चलना, कि अपन जनरेशन टू जनरेशन कुछ सीखने को मिलता है, अपने माता पिता से सीखने को मिलता है, उसे अपन बोल सकते हैं कि अनस्ट्रक्चर्ड मेथड के अंदर आता है। या फिर अपन डेफिनेशन के तौर पे बोले तो बोल सकते हैं कि ट्रेडिशनल नर्सिंग नॉलेज इज ए लर्न मेनली फ्रॉम बुक्स। अपन बहुत ज्यादा बुक से, अपन जो नर्सिंग की बुक्स होती है अपन वहां से अपन को सीखने को मिलता है। ठीक है, बाय वर्ड ऑफ माउथ एंड बाय ऑब्जर्विंग द प्रैक्टिस ऑफ अदर्स। ठीक है, इसके अंदर ट्रेडिशन के अंदर ये भी बोल सकते हैं कि जैसे नर्सिंग प्रोफेशन की बात करें तो जैसे किसी को ऑब्जर्व करेंगे, कोई स्टाफ को, कोई नर्सिंग स्टाफ को ऑब्जर्व करेंगे, वो जो प्रैक्टिस करता है या फिर कुछ प्रोसीजर करता है उसको अपन देखेंगे, तो किससे देखेंगे? ऑब्जर्वेशन मेथड से देखेंगे, जिसको अपन को सीखने को मिलता है। ठीक है, अब ऑथोरिटी की बात आती है, ऑथेंटिक की बात आती है तो वहां पे क्या होता है? देयर आर ऑथेंटिक मींस पीपुल विथ स्पेशलाइज्ड एक्सपर्ट इन एवरी फील्ड। मतलब ऑथोरिटी का मतलब ये होता है दोस्तों, ऑथोरिटी का मतलब ये होता है दोस्तों कि अपन जहां सीखते हैं वहां पे क्या होता है कि एक पर्टिकुलर फील्ड के अंदर, मतलब नर्सिंग फील्ड के अंदर एक ट्रेंड और एक प्रैक्टिस वाला बंदा होता है, एक्सपर्ट बंदा होता है, जिससे अपन ऑब्जर्व करते हैं एवरी फील्ड के अंदर, या फिर बोल सकते हैं नर्सिंग फील्ड के अंदर अपन देखते हैं। उसके अंदर क्या होता है कि जो बंदा होता है या वहां पे क्या होता है, हायर लेंथ एक्सपीरियंस होता है उसको, मतलब उस फील्ड के अंदर उसको अच्छी तरह से एक्सपर्ट होता है हर चीज का, कि उसके अंदर क्या क्या चेंजेस आते हैं या क्या क्या देखने को मिलता है, तो उसके अंदर वो ट्रेंड होता है। ठीक है, अब बात करते हैं अपन इंट्यूटेशन, बात करते हैं इंट्यूटेशन। तो इसके अंदर क्या होता है इंट्यूटेशन के अंदर कि मेरी समझ, मुझे ऐसा लगता है, मतलब कि यहाँ पे एक लॉजिकल थॉट होते हैं जो कि पर्टिकुलर राइट भी नहीं होते, रॉन्ग भी नहीं होते। इट मींस कि किसी की भावना, कि मैं बोलूं कि मुझे ऐसा लगता है कि इसमें ये हो सकता है। ठीक है, तो वहां पे क्या हुआ? मेरा लॉजिकल थॉट हुआ। क्या हुआ दोस्तों? लॉजिकल। तो वो किस में आएगा? इंट्यूटेशन के अंदर आएगा। ठीक है, अब बात आती है एक्सपीरियंस की, कि अगर मैं कोई काम करता हूं, कि एक तो बंदा होता है कि जिसको एक फील्ड के अंदर 5 साल हो गए काम करते हुए। ठीक है, ध्यान से सुनना, एक बंदा है जिसको 5 साल हो गए काम करते हुए, एक ऐसा बंदा 2-3 महीने हुए हैं, तो उसके अंदर क्या होता है कि जो एक्सपीरियंस किसको है ज्यादा? जो 5 साल से काम कर रहा है। और किसमें कम है? जो 2-3 महीने से काम कर रहा है। जैसे कि कोई नर्सिंग स्टाफ है, ठीक है, उसके पास फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट जाता है तो वो क्या है? अनएक्सपीरियंस वाला बंदा होता है। जो स्टूडेंट होता है वो क्या है? अनएक्सपीरियंस वाला बंदा होता है। तो जो नर्सिंग स्टाफ है, जो ट्रेंड है, उसको एक्सपीरियंस है, जब उसको वो कुछ फिजिकली या प्रैक्टिकली उसको कुछ समझाएगा तो उसको हर चीज में वो गाइड करेगा कि तुझे ऐसे करना है, ऐसे करना है, ऐसे करना है। ठीक है, वो एक्सप्लेनेशन देगा कि अगर ये आप ये प्रोसीजर कर रहे हो या फिर इसको ऐसे करते हैं, तो उसमें क्या है? एक्सपीरियंस वाला बंदा होता है, जिससे आप अपन एक्वायरिंग नॉलेज, अपन इन मेथड से क्या ले रहे हैं दोस्तों? एक नॉलेज ले रहे हैं, एक्वायरिंग। ठीक है, जो कि अनसिस्टेमेटिक होता है, अपन कहीं से भी सीख सकते हैं। ठीक है, अब लास्ट पॉइंट आता है ट्रायल और एरर। मान लीजिए अपन कोई काम कर रहे हैं, ठीक है, उसकी उस फील्ड का अपन को नॉलेज नहीं है, बट सुपरफिशियल अपन को नॉलेज है कि ये ऐसे होता है। उसमें अपन क्या करेंगे? ट्रायल देंगे या ट्राई करेंगे। ठीक है, उसमें क्या होते हैं कि जो अपना रिजल्ट होता है उसमें अपन को पता नहीं हो सकता कि अपन फेल है या पास है, या पॉजिटिव है नेगेटिव। अगर नेगेटिव आएगा तो इसका मतलब फेल हो गया, फेल का मतलब एरर आया उसमें। फिर वो दोबारा ट्राई करेंगे अपन, तो उससे कुछ बेटर रिजल्ट आएंगे। ऐसे ऐसे मतलब बार बार अगर ट्रायल करेंगे तो उसके अंदर क्या होगा कि अपन को कुछ सीखने को मिलता है। आपने सुना ही होगा कि फेलियर जो होता है, उसको जब वो फेलियर होता है किसी फील्ड के अंदर, तो उसको कुछ काफी कुछ सीखने को मिलता है। ओके दोस्तों, बात करते हैं स्ट्रेचर मेथड की। तो मैंने बताया था अभी जस्ट पहले बताया था कि स्ट्रेचर मेथड क्या होता है मित्रों? सिस्टमेटिक मैनर में होता है, या फिर एक स्पेशल फील्ड होती है कि हाँ ये सिस्टमेटिक वे में चलेगा, या फिर बोल सकते हैं साइंटिफिक मेथड होते हैं इसके अंदर, या फिर बोल सकते हैं कि फिक्स इसका एक पर्टिकुलर क्राइटेरिया होता है कि इस फील्ड के अंदर ये काम करेगा, या फिर इस मेथड के अंदर ये होता है। किसके? ये अपन बोल सकते हैं एक तरह से उद्देश्य बने होते हैं, प्रिंसिपल्स बने होते हैं, जिसपे ये अपन इस पे काम करते हैं। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है कि लॉजिकल रीजनिंग। ठीक है, सेकंड पॉइंट क्या आता है? प्रॉब्लम सॉल्विंग। थर्ड पॉइंट क्या आता है? साइंटिफिक मेथड। और फोर्थ क्या होता है? रिसर्च।
तो इसके तो क्या हुए 4 पॉइंट हुए, ठीक है। अब इसके वो जो अपने पढ़ा था अनस्ट्रक्चर्ड मेथड वो क्या था, सिस्टमेटिक मैनर में नहीं था, साइंटिफिक मैनर में नहीं था, लेकिन ये जो स्ट्रक्चर्ड मेथड है वो क्या है, सिस्टमेटिक वे में है, साइंटिफिक वे में है। ओके, तो दोस्तों यहाँ पे लॉजिकल का मतलब कि कोई लॉजिकल रीजनिंग लगाएं, ठीक है। इसके दो टाइप होते हैं, क्या होते हैं, एक तो होता है इंडक्टिव रीजनिंग, उसके अंदर क्या होता है कि इट इज ए प्रोसेस ऑफ द डेवलपिंग जनरलाइजेशन फ्रॉम द स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशन। इसके अंदर क्या होता है, इंडक्टिव रीजनिंग के अंदर क्या होता है कि स्पेसिफिक टाइप की ऑब्जर्वेशन होती है इस फील्ड के अंदर, ठीक है। अब डिडक्टिव रीजनिंग क्या होती है, इट इज ए प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग स्पेशल प्रिडिक्शन फ्रॉम द जनरल प्रिंसिपल, ठीक है। अब इंडक्टिव के अंदर क्या होता है दोस्तों कि अपन ऑब्जर्वेशन करते हैं, और जो सेकंड रीजनिंग की बात, डिडक्टिव रीजनिंग की बात करते हैं, उसमें क्या होता है कि प्रिडिक्शन करते हैं, अपन सोचते हैं, प्रिडिक्ट करते हैं कि इसके अंदर जनरल प्रिंसिपल्स के फॉर्म में अपन जनरल प्रिंसिपल रख के अपन प्रिडिक्ट करते हैं कि इस लेवल पे, जैसे कि मान लीजिए अपन किसी चीज को अज्यूम करते हैं, ठीक है, उसके बारे में कि हाँ ये ऐसे हो सकता है। रही बात प्रॉब्लम सॉल्विंग की, जो आगे पढ़ेंगे, साइंटिफिक मेथड भी आगे पढ़ेंगे। रिसर्च का मतलब मैंने फर्स्ट में बता दिया था, ये वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इसका, किसका, स्ट्रक्चरल मेथड का, कि रिसर्च पे क्या है, क्वेश्चंस भी आते हैं जो आगे चल के मैं आपको एमसीक्यू या फिर बोल सकते हैं यूनिवर्सिटी एग्जाम के बिहाफ पे क्वेश्चन पुटअप होते हैं, वो मैं आपको लास्ट में बताने वाला हूं, ठीक है। अब बात करते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग, व्हाट इज ए प्रॉब्लम सॉल्विंग, ठीक है। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग देखें तो प्रॉब्लम सॉल्विंग नर्स ट्राई टू अंडरस्टैंड ए प्रॉब्लम एंड सर्च फ्रॉम द पॉसिबल सॉल्यूशन दैट द नर्स यूज इवैल्यूएशन एंड चॉइस पॉसिबल। इट मींस, इसका मतलब ये है दोस्तों कि कोई नर्स है, वो किसी पेशेंट, प्रॉब्लम सॉल्विंग नर्स ट्राई टू अंडरस्टैंड ए प्रॉब्लम एंड सर्च ऑफ द पॉसिबल सॉल्यूशन। इट मींस कि नर्स क्या करती है कि पेशेंट आता है उसके पास, तो उसकी प्रॉब्लम को क्या करती है, वो समझती है, अंडरस्टैंड करती है, ठीक है। जो उसको प्रॉब्लम दिखती है या वो समझ में उसको प्रॉब्लम आती है, उसके बिहाफ पे वो एक दो तीन ऐसे पॉसिबल सॉल्यूशन निकालते हैं कि हाँ ये इसकी पेशेंट की ये प्रॉब्लम है, जो कि अपन इन सॉल्यूशन से या पॉसिबल सॉल्यूशन से इसको अपन साइड आउट कर सकते हैं। समझ में आई बात? आगे देखते हैं। द नर्स यूज इवैल्यूएशन एंड चॉइस ऑफ पॉसिबल। इसका मतलब ये है कि जो नर्स ने जो पॉसिबल सॉल्यूशन लिए उनमें से एक बेस्ट सॉल्यूशन चूज करेगी वो, ठीक है, और उसको क्या करेगी, वो इंप्लीमेंट करेगी, ठीक है। इंप्लीमेंट करने के बाद वो इवैल्यूएशन करेगी या रिवीजन करेगी उसका, या रिव्यू करेगी। रिव्यू करने के बाद अगर जो उसने पॉसिबल या बेस्ट सॉल्यूशन चूज किया था उसके रिजल्ट अगर पॉजिटिव आते हैं तो क्या हुआ, प्रॉब्लम सोल्व आउट हो गई। अगर रिजल्ट नेगेटिव आते हैं या फिर फेल्ड होती है उसके अंदर, तो वो क्या करेगी, फिर से उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेगी। किसको मित्रों, प्रॉब्लम को फिर से अंडरस्टैंड करेगी, तो फिर से पॉसिबल सॉल्यूशंस आएंगे, फिर वो इंप्लीमेंट करेगी, फिर इवैल्यूएशन करेगी। ऐसे क्या होता है, प्रॉब्लम सोल्व आउट कर लेती है या कर देते हैं। ओके, अब बात करते हैं इंप्लीमेंटेशन, ठीक है। यहाँ पे जो ये लाइन है ना, इसको अच्छी तरह से समझने की कोशिश करना, थोड़ा ध्यान से देखना। इसमें क्या है कि सिमिलर पेशेंट डिफरेंट प्रॉब्लम, मींस कि दो ट्यूबरकुलोसिस के पेशेंट है, ध्यान से सुनना दोस्तों, दो ट्यूबरकुलोसिस के पेशेंट या फिर किसी भी प्रकार के पेशेंट है, वो क्या है, वो दोनों सेम पेशेंट है, ठीक है, लेकिन उनके डिफरेंट प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है, कि या किसी भी डिजीज को लेके या किसी भी कोज को लेके कोई दो सिमिलर पेशेंट है, उनके अंदर अपन को डिफरेंट काइंड की प्रॉब्लम देखने को मिलती है, ठीक है। एक तो ये हुआ, और एक क्या हुआ कि सिमिलर प्रॉब्लम का मतलब ये है कि दो पेशेंट है, ठीक है, अब दोनों पेशेंट डिफरेंट है, ठीक है, लेकिन उनके अंदर सेम कंडीशन या सेम प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। कि मान लीजिए दोनों में एंजाइटी हो रही है, लेकिन पेशेंट क्या है, डिफरेंट है, ठीक है। अब आगे देखिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग इज सम सिचुएशन कंट्रीब्यूट द नर्सिंग नॉलेज फ्रॉम प्रॉब्लम सॉल्विंग इन अदर सिचुएशन। मींस क्या है कि प्रॉब्लम सॉल्यूशन क्या है, सॉल्विंग क्या है, एक कंडीशन क्रिएट होती है या फिर एक कुछ ऐसी कंडीशन है जो कि कंट्रीब्यूट करती है नर्सिंग नॉलेज के अंदर। किसमें करती है, नर्सिंग नॉलेज में। नर्सिंग नॉलेज में कहा, प्रॉब्लम सॉल्विंग की जो भी सिचुएशन है या अदर सिचुएशन होती है उसके अंदर वो क्या करती है, कंट्रीब्यूट करती है। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं। मैंने बताया था कि प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस होती है, ठीक है। इसके अंदर अपन इसको बोल सकते हैं कि यूनिवर्सिटी एग्जाम में या फिर कॉम्पिटिशन एग्जाम में पूछ सकता है कि व्हाट इज द मेन पॉइंट ऑफ द प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस, या फिर बोल सकता है कि व्हाट इज द मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ द प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस या फिर साइकिल, ठीक है। प्रोसेस साइकिल में अपन को यहाँ पे कंफ्यूज नहीं हो रहा दोस्तों,
तो यहाँ पे मेन पॉइंट अगर मैं बोलूं कि इनमें से सबसे मेन इंपॉर्टेंट जो 7 पॉइंट है अपने पास, जैसे प्रॉब्लम डिफाइन, प्रॉब्लम एनालिसिस, एनालाइज, जनरेटिंग पॉसिबल सॉल्यूशन, एनालाइजिंग द सॉल्यूशन, सेलेक्टिंग द बेस्ट सॉल्यूशन, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द सॉल्यूशन या इवैल्यूएशन, रिवीजन। ठीक है, इनमें से बेस्ट जो स्टेप होती है वो क्या होती है, प्रॉब्लम डेफिनेशन या फिर बोलते हैं प्रॉब्लम डिफाइन। ठीक है, जैसे कि अभी नर्स का आया था, उस बिहाफ पे अपन बात करें कि जो पेशेंट आया वो क्या बोलेगा, अपनी प्रॉब्लम एक्सप्लेन करेगा, किसको, नर्स को। ठीक है, जितनी भी उसने एक्सप्लेनेशन की, किसने, पेशेंट ने प्रॉब्लम डिफाइन की, उसके बाद क्या करेगी नर्स, जो प्रॉब्लम उसने बताई तो उसको एनालाइज करेगी। ठीक है, सेकंड स्टेप क्या आ गई, प्रॉब्लम एनालाइज। तो यहाँ पे क्या करेगी, जो नर्स है जो एनालाइज करेगी। ठीक है, अब एनालाइज करने के बाद जो प्रॉब्लम उसके सामने आती है, उसके व्यापे की ऐसे पॉसिबल सॉल्यूशन उसने जनरेट करना है, इसको, नर्स को, कि ऐसे कोई पॉसिबल सॉल्यूशन ढूंढे कि जो उसकी प्रॉब्लम है पेशेंट की, वो क्या करे, सॉर्ट आउट कर दे। ठीक है, उसके लिए उसने 3-4 ऐसे कुछ पॉसिबल सॉल्यूशन ढूंढे या सर्च किए। ठीक है, उसके बाद क्या करेगा, एनालाइजिंग द सॉल्यूशन, जो जितने सॉल्यूशन पॉसिबल मिले उनमें से फिर से एनालाइज किया जाएगा कि विच आर बेटर देन अदर। ठीक है, कौन सा इनमें से बेटर है, उनमें से वो सर्च करेगी। ठीक है, एनालाइज, उन्होंने उसने क्या किया कि कैटेगरी डिवाइड कर दी इसकी सॉल्यूशन की, ये 50% सही है, ये 60% सही है, 70% सही है। ठीक है, वो क्या कि अलग अलग कैटेगरी करके सॉल्यूशन की उसने एनालाइजिंग कर लिया। ठीक है, जनरेटिंग किया, फिर उसके बाद इसने एनालाइज किया कि हु आर बेटर देन अदर। ठीक है, उसके बाद क्या होगा कि यहाँ पे फिर उसके पास एक चॉइस आएगी कि जो आपने एनालाइज किया, जो आपने बेटर समझा, जो जितने भी पॉसिबल 3-4 जो पॉसिबल सॉल्यूशन आपने फाइंड आउट किया, उनमें से जो बेस्ट सॉल्यूशन है वो वहां पे नर्स चूज करेगी। ठीक है, उसको जब चॉइस कर लेगी, उसकी जो बेस्ट सॉल्यूशन उसे सिलेक्ट करना होता है, उसने सिलेक्ट करने के बाद क्या करेगी, इम्प्लीमेंटेशन करेगी या इम्प्लीमेंटिंग करेगी, जो सॉल्यूशन उसको मिला तो इम्प्लीमेंट करेगी। ठीक है, इम्प्लीमेंट करने के बाद उसके बाद वो इवैल्यूएशन करेगी या रिवीजन करेगी। ठीक है, यहाँ पे अगर जो उसने सॉल्यूशन, बेस्ट सॉल्यूशन चूज किया, उसके बाद इम्प्लीमेंटेशन किया और उसके इवैल्यूएशन अगर पॉजिटिव रिजल्ट आता है, कि इट मींस अगर तो प्रॉब्लम होती है पेशेंट की वो सॉर्ट आउट हो जाती है या नहीं होती, तो फिर क्या होता है, यहाँ पे एक वर्ड आता है अल्टरनेटिव। अल्टरनेटिव का मींस यहाँ पे बोल सकते हैं कि अगर सपोज दैट इवैल्यूएशन के बाद अगर नेगेटिव रिजल्ट आता है, तो यहाँ पे एक वर्ड आता है अल्टरनेटिव। अल्टरनेटिव, ठीक है, अल्टरनेटिव आने के बाद इसका मतलब ये होता है कि फिर से जो नर्स है फिर से वो प्रॉब्लम को समझेगी, फिर एनालाइज करेगी, फिर से पॉसिबल सॉल्यूशन निकालेगी, फिर एनालाइज करेगी, फिर बेस्ट सेलेक्ट करेगी। मतलब उसके पास जो सॉल्यूशन है उसको चेंज करना, वो जब तक चेंज करती रहेगी, जब तक पॉसिबल सॉल्यूशन निकालती रहेगी, जब तक जो पेशेंट है उसकी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट ना हो सके। ठीक है, अब इसके अदर एग्जांपल के तौर पे आपको मैं समझाता हूँ, देखिए ध्यान से सुनना। आजकल युवाओं में क्या है कि जॉब को लेके ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होती है, क्योंकि कंपटीशन हो गया हाई, तो उस लेवल की पढ़ाई कर पाते हैं, उसके बावजूद भी लोग जो स्टूडेंट होते हैं, जो जॉब लेने वाले होते हैं, उनमें कुछ ऐसे एरर या आ जाते हैं या फिर ऐसी कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है जो गवर्नमेंट जॉब नहीं ले पाते। ठीक है, अब इस पे बात करते हैं, जैसे कि एक प्रॉब्लम आई अपने पास, गवर्नमेंट जॉब क्या है, एक प्रॉब्लम है युवाओं के अंदर फिलहाल जो चल रहा है। ठीक है, उसके बाद क्या करते हैं कि जो रिसर्चर होगा, ठीक है, वो क्या करेगा, पर्टिकुलर केस स्टडी करेगा कि भाई इसकी गवर्नमेंट जॉब क्यों नहीं लग रही, या फिर खुद भी कर सकता है, अपने आप को एनालाइज रिसर्च कर सकता है खुद पे कि हाँ मेरी जॉब क्यों नहीं लग रही, मेरी प्रॉब्लम्स क्या हैं, उसको फाइंड आउट करता है कि ठीक है। अब यहाँ पे एनालाइज करेगा प्रॉब्लम्स को, उसके 3-4 प्रॉब्लम क्रिएट हो गया या फिर एक प्रॉब्लम क्रिएट हो गया ही कि हाँ भाई मेरे तो ये प्रॉब्लम है, इसकी वजह से मैं गवर्नमेंट जॉब में सिलेक्शन नहीं दे पा रहा। ठीक है, तो थर्ड स्टेप यहाँ पे आती है जनरेटिंग पॉसिबल सॉल्यूशन। उससे क्या करेगा कि जो प्रॉब्लम क्रिएट हुई है ना, उसके रिगार्डिंग वो क्या करेगा, एक पॉसिबल सॉल्यूशन ढूंढेगा, उसका कोई रास्ता ढूंढेगा, हाँ भाई इस जो ये प्रॉब्लम है इसको अपन साइड आउट कैसे कर सकते हैं। ठीक है, अब इसे 3-4 सॉल्यूशन ढूंढे। ठीक है, अब उनमें से क्या करेगा, फिर से वो जो सॉल्यूशन मिले उसको फिर से वो एनालाइजिंग करेगा कि हर इनमें से अच्छा कौन है, इसका रेशियो क्या है। रेशियो का मेरा मतलब यहाँ पे ये है कि जैसे कि 4 सॉल्यूशन मिले, उनमें से एक तो है 70% सक्सेस होने वाला, एक 60%, कि ऐसे कुछ उसके पास सॉल्यूशन होंगे जो दोबारा से वो एनालाइज करेगा विच आर बेटर देन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, जो उसको 4 सॉल्यूशन मिले हैं ना, उनमें से एक बेस्ट सॉल्यूशन फिर लेगा,
जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे सॉल्यूशन उसको मिले कि मुझे ग्रुप स्टडी करनी है, या मुझे लाइब्रेरीज का जाना है, या फिर मेरे को सोल्ड पेपर पढ़ने हैं, या मुझे क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। अब उनमें से जैसे मान लीजिए उसने सोल्ड पेपर पढ़ना स्टार्ट किया, या फिर पिछले जो ओल्ड पेपर है कंपटीशन के वो निकालना स्टार्ट किया, तो क्या माना, जो अपने मैंने बताया 4 सॉल्यूशन में से बेस्ट उसने किसने क्या माना कि मेरे को तो लास्ट ईयर के प्रीवियस एग्जाम की मुझे कंपटीशन पेपर सोल्ड आउट करने हैं, ठीक है। जब वो सोल्ड आउट करेगा, जब एग्जाम आएगा तो वहां पे इंप्लीमेंट करेगा तो इवैल्यूएशन का मतलब यहाँ पे रिजल्ट आएगा। अगर वहां पे रिजल्ट पॉजिटिव आ जाता है तो उसका प्रॉब्लम सोल्ड आउट हो जाती है, गवर्नमेंट जॉब की वो लग जाता है गवर्नमेंट जॉब में। अगर वहां पे नहीं लगता है या नेगेटिव रिजल्ट आता है तो फिर से क्या करेगा, वो दूसरा सॉल्यूशन सेट करेगा, फिर से उसको इम्प्लीमेंट करेगा, ऐसे ये साइकिल चलती रहती है, ठीक है। उम्मीद करता हूं आपको पसंद आया होगा, समझ में आया होगा दोस्तों। आगे चलते हैं। अब यहाँ पे दोस्तों बात आती है कि रिसर्च प्रोसेस क्या होती है, प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस होती है। यहाँ पे समझने की कोशिश करना दोस्तों। तो स्टूडेंट यहाँ पे बात करते हैं कि स्टेट ए रिसर्च क्वेश्चन और प्रॉब्लम, ठीक है। रिसर्च प्रोसेस में एक फर्स्ट पॉइंट आता है अपने पास कि स्टेट ए रिसर्च क्वेश्चन और प्रॉब्लम। फर्स्ट में मैंने डिफाइन किया था कि जो रिसर्च प्रोसेस होती है या फिर रिसर्च होता है वो किस पे डिपेंड करता है, सिस्टमेटिक वे प्रोसेस होती है, या फिर अपन बोल सकते हैं साइंटिफिक प्रोसेस होती है, जिसके अंदर क्या देखने को मिलता है, अपन को क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, आंसर देखने को मिलते हैं और प्रॉब्लम भी देखने को मिलती है। अब रेदर देन अपन बात करते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस फर्स्ट पॉइंट की, तो यहाँ पे इसमें क्या होता है कि सीधा डायरेक्ट क्या करते हैं, प्रॉब्लम को डिफाइन कर देते हैं, ठीक है। ओके, अभी मैंने समझाया था प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस, पूरी वो साइकिल मैंने समझाई थी, तो उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ रहे होंगे पॉइंट। सेकंड पॉइंट की बात करते हैं रिसर्च प्रोसेस की साइड में। तो इधर क्या है दोस्तों, डिफाइन द पर्पज ऑफ रेशनल फॉर स्टडी। जैसे कि अपन कोई पर्टिकुलर फैक्ट को लेकर स्टडी कर रहे हैं तो उसके पर्पज होने चाहिए, रेशनल होने चाहिए रिसर्च प्रोसेस के बिहाफ पे, ठीक है, इसके हिसाब से। सेकंड बात आती है अपने प्रोसेस प्रॉब्लम सॉल्विंग की। तो यहाँ पे प्रॉब्लम जो फाइंड आउट करते हैं, डिफाइन करते हैं, उसको एनालाइज करते हैं, ठीक है। रिव्यू रिलेटेड लेक्चर, तो वहां पे रिव्यू लेंगे, जो स्टडी कर रहे हैं लेक्चर ले रहे हैं तो रिव्यू लेंगे, ठीक है। फिर क्या करेंगे, जनरेटिंग पॉसिबल सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। सेलेक्ट ए मेथड टू टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस, एक ऐसा सिलेक्ट मेथड करेंगे जो टेस्ट क्या होगा, हाइपोथेसिस होगा, ठीक है। अब इधर क्या होता है, इधर एनालाइजिंग द सॉल्यूशन, जो सॉल्यूशन अपन ने जनरेट किए उसको क्या करेंगे, एनालाइजिंग करेंगे। नेक्स्ट, सेलेक्ट ए पॉपुलेशन सैंपल एंड सेटिंग, एक पर्टिकुलर पॉपुलेशन का एरिया सिलेक्ट करेंगे, वहां पे सेटिंग करेंगे, ठीक है, कि इस पर्टिकुलर पॉपुलेशन पे अपन को स्टडी करनी है या केस स्टडी बनाना है, ठीक है। ये केस में आया रिसर्च प्रोसेस में, ठीक है। अब यहाँ पे जो अपन ने एनालाइज किया था सॉल्यूशन के, तो उनमें से बेस्ट सॉल्यूशन निकालेंगे, ठीक है, जो अभी मैंने एक्सप्लेन किया था, ठीक है। अब यहाँ पे जो कंडक्ट करेंगे, एक पायलट स्टडी करेंगे, ठीक है। पायलट स्टडी मतलब एक्सपेरिमेंट करेंगे, पर्टिकुलर को टारगेट को लेकर स्टडी करेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट यहाँ पे क्या करते हैं अपन, यहाँ पे डाटा कलेक्ट का काम किया जाता है किसमें, रिसर्च प्रोसेस के अंदर। और इधर देखें तो इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द सॉल्यूशन, जो अपन को बेस्ट सॉल्यूशन चॉइस किया उसको इम्प्लीमेंट करना है, ठीक है। जो डाटा अपन ने कलेक्ट किए हैं दोस्तों उसको एनालाइज किया जाएगा किसमें, रिसर्च प्रोसेस के अंदर, ठीक है। और इधर क्या है, इवैल्यूएशन ऑफ फ्यूजन, ठीक है। अब लास्ट पॉइंट आता है जो अपन ने फाइंडिंग किया, जो फाइंड आउट किया, जो डाटा किया, कम्युनिकेट किया जाता है, ठीक है दोस्तों। ये थे डिफरेंस किसके बीच में, रिसर्च प्रोसेस और प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस के अंदर, ठीक है, ठीक है, समझ गए। अब बात करते हैं यहाँ पे साइंटिफिक मेथड। याद कीजिए मैंने बोला था कि ये एक स्ट्रक्चर मेथड होता है, क्या, साइंटिफिक मेथड। तो इसके अंदर क्या होता है, साइंटिफिक मेथड आर डिफाइंड एज कंट्रोल सिस्टमेटिक इन्वेस्टिगेशन दैट आर रूटेड इन ऑब्जेक्टिव रियलिटी and the aim to develop general knowledge about natural phenomena। तो दोस्तों इसमें क्या है कि देखा आपने इस, दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि ये डेफिनेशन क्या कहना चाहती है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि कंट्रोल वे में, ठीक है, मतलब कि एक बाउंड्री होती है, या फिर बोल सकते हैं कंट्रोल मैनर में ये काम किया जाता है, मैनर में काम किया जाता है, जिसके अंदर एक सिस्टमेटिक वे में इन्वेस्टिगेशन की जाती है, ठीक है। जो एक पर्टिकुलर आपने टारगेट या केस स्टडी कर रखी है उस पे, ठीक है। इसमें क्या किस पे काम किया जाएगा, जो ऑब्जेक्टिव होते हैं रियलिटी वाले उस पे वर्कआउट किया जाएगा, ठीक है। इसके अंदर एम क्या होता है, जनरल नॉलेज होती है नेचुरल फिनोमिना, तो उससे क्या होगा कि डेवलप किया जाएगा एम मींस कि यहाँ पे पर्टिकुलर फिनोमिना, जो नेचुरल फिनोमिना है उससे कुछ सीखने को मिलेगा, जनरल नॉलेज मिलेगी, ठीक है। तो उसको क्या बोल देते हैं अपन, द एम टू डेवलप जनरल नॉलेज अबाउट द नेचुरल फिनोमिना, ठीक है। ऑब्जेक्टिव रिलेटिव पे
काम किया जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं अपन, एंड द एम टू डेवलप द जनरल नॉलेज अबाउट द नेचुरल फिनोमिना। तो इसका मतलब क्या है कि जो नेचुरल फिनोमिना है वहां पे अपन को क्या डेवलप करना है, जनरल नॉलेज डेवलप करना है। इसी को अपन क्या बोल देते हैं, साइंटिफिक मेथड बोल देते हैं। ओके, अब बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साइंटिफिक मेथड। ठीक है, इसको क्या बोल सकते हैं अपन, ठीक है अब देखते हैं। दे आर ऑर्डरली एंड सिस्टमेटिक प्रोसेस। साइंटिफिक मेथड क्या होता है, एक सिस्टमेटिक प्रोसेस होती है या ऑर्डर वे में, मतलब स्टेप टू स्टेप प्रोसेस होती है। ठीक है, मेथड होता है। सेकंड पॉइंट, द फाइंडिंग आर बेस्ड ऑन द एम्पिरिकल एविडेंस। जो फाइंडिंग होती है वो किस पे बेस होती है, एविडेंस के बिहाफ पे स्टडी की जाती है। ओके, थर्ड पॉइंट क्या है, साइंटिफिक मेथड आर यूज फॉर अज्यूमिंग और हाइपोथेसिस। ठीक है, कि इसके अंदर क्या किया जाता है, अज्यूम किया जाता है। ठीक है, साइंटिफिक मेथड के अंदर। ओके, दे आर बेसिकली कंडक्ट टू डेवलप और टेस्ट थ्योरीज। इसके अंदर क्या किया जाता है कि टेस्ट थ्योरीज पे क्या किया जाता है, डेवलप किया जाता है, कंडक्ट करवाया जाता है। ठीक है, पर्पज की बात करते हैं तो क्या है, डिस्क्रिप्शन होता है इसके अंदर, एक्सप्लोरेशन होता है, एक्सप्लेनेशन होता है, प्रिडिक्शन होता है, या फिर बोल सकते हैं आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिलेशनशिप ऑफ द फैक्ट। कि फैक्ट, जो फैक्ट्स होते हैं अपने पास, उसके अंदर क्या निकला जाता है, रिलेशनशिप निकला जाता है, या फिर आइडेंटिफाई किया जाता है कि लिंकअप फाइंड किया जाता है। जैसे कि मान लीजिए अपने पास कोई दो फैक्ट हैं, उनको अपन क्या करेंगे, इंटर रिलेटेड करेंगे या आइडेंटिफाई करेंगे। ठीक है, इसके अंदर प्रिडिक्शन भी किया जाता है, किसके अंदर, साइंटिफिक मेथड के अंदर। जो एक्सप्लेनेशन भी आता है, एक्सप्लोरेशन भी आता है और डिस्क्रिप्शन भी आता है, मतलब डिस्क्राइब किया जाता है। ओके, बात करते हैं स्टेप ऑफ साइंटिफिक मेथड। ठीक है, यहाँ पे सिलेक्टिंग द टॉपिक एंड आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम। जो अपना टॉपिक है उसको सिलेक्ट करो और उसके अंदर जो प्रॉब्लम्स आती हैं उनको फाइंड आउट करो या फिर आइडेंटिफाई करो। ठीक है, सेकंड पॉइंट क्या था, डिफाइनिंग द ऑब्जेक्ट ऑफ द स्टडी। जो अपन स्टडी करते हैं उसको डिफाइन करो, ऑब्जेक्ट को जिसपे अपन स्टडी कर रहे हैं, कोई ऑब्जेक्ट को लेकर, कोई फैक्ट को लेकर उसको डिफाइन करना होता है। ठीक है, रिव्यूइंग द लेक्चर फ्रॉम द थ्योरी एंड अदर रिलेटेड स्टडीज। अपन उसका रिवीजन करेंगे। ठीक है, इवैल्यूएशन करेंगे किसका, जो अपन थ्योरी लेक्चर ले रहे हैं या फिर अदर रिलेटेड स्टडी अपन कर रहे हैं, उसका क्या करना पड़ता है, वो इवैल्यूएट करना पड़ता है, रिवीजन करना पड़ता है, रिव्यू करना पड़ता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, डिफाइनिंग कंसेप्ट ऑफ वेरिएबल्स टू द स्टडीज। ठीक है, कंसेप्ट का डिफाइनेशन करेंगे यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट, स्टेनिंग हाइपोथेसिस अबाउट द एक्सपेक्टेड ऑब्जर्वेशन और फिनोमेना टू। जो अपन एक्सपेक्टेड ऑब्जर्वेशन करते हैं, ठीक है, उस बिहाफ पे काम किया जाता है। जो अपन फिनोमेना को, कोई फिनोमेना होता है उस पे अपन क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। ठीक है, स्टेनिंग करते हैं वहां पे। ठीक है, नेक्स्ट, आइडेंटिफाई अज्यूमिंग एंड इम्प्लीकेशन। जो अपन अज्यूम करते हैं कोई चीज को, आइडेंटिफाई करते हैं कि हाँ ये ऐसे हो सकता है, उसको अज्यूमिंग किया और उसको इम्प्लीमेंट किया या इम्प्लीकेशन किया। ठीक है, नेक्स्ट, डिस्क्राइबिंग द रिसर्च एंड डिजाइन मेथड फॉर द डाटा कलेक्शन। जो अपन ने रिसर्च की डिजाइन सेट की थी उसको क्या करना पड़ेगा, अपन को डिस्क्राइब करना पड़ेगा। ठीक है, और जो मेथड अपने सेलेक्ट किया था डाटा के लिए तो उसको भी क्या किया जाएगा, डिस्क्राइब करना होता है। ठीक है, डिफाइनिंग स्टडी पॉपुलेशन सैंपल। ठीक है, अपने पर्टिकुलर जो सैंपल चॉइस किया था या पॉपुलेशन चॉइस की थी उसके जो ऊपर स्टडी कर रहे हैं उसको अपन क्या करना पड़ेगा, डिफाइन करना पड़ेगा, एक्सप्लेन करना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट, प्लानिंग द डाटा एनालाइजिंग एंड डिस्कशन। जो अपन प्लानिंग करते हैं उनके जो डाटा निकल के आते हैं प्लानिंग के, उसको क्या, जो डाटा निकल के आते हैं उसको प्लानिंग के तौर पे क्या किया जाएगा, डिस्कशन किया जाएगा, उनको बताया जाएगा, समझाया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, कलेक्टिंग डाटा फ्रॉम द सब्जेक्ट। और सब्जेक्टिव मेथड के अंदर अपन कहां से डाटा लेते हैं, सब्जेक्ट से। ठीक है, मतलब कि कोई सैंपल हो या पर्टिकुलर कोई टारगेट हो या केस स्टडी जिस पे कर रहे हैं पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे, तो उससे अपन क्या लेते हैं, डाटा कलेक्ट करते हैं। ठीक है, एनालाइजिंग द इंटरप्रेटिंग डाटा। तो अपन को डाटा मिलते हैं उसको क्या करते हैं, इंटरप्रेटिंग या एनालाइजिंग करते हैं। ठीक है, तो ये थे स्टेप ऑफ साइंटिफिक मेथड। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, लिमिटेशन भी होती है इसके अंदर, किसके अंदर, साइंटिफिक मेथड में। से मोरल और एथिकल प्रॉब्लम्स आती है इसके अंदर। ठीक है, ह्यूमन कॉम्प्लेक्सिटी आती है, ह्यूमन कॉम्प्लेक्सिटी, और नेक्स्ट मेजरमेंट प्रॉब्लम्स या फिर बोल सकते हैं एक्सटर्नल वर्बल कंट्रोल। ये कुछ लिमिटेशन होती है जिसके आगे अपन स्टडी नहीं कर पाते, कुछ प्रॉब्लम की वजह से, कोई ह्यूमन नेचर की वजह से, कोई मेजरमेंट की वजह से, या फिर एक्सटर्नल कोई फैक्टर काम करे कि आगे अपन स्टडी नहीं कर पाते। तो ये कुछ लिमिटेशन थी। ठीक है, तो दोस्तों आज अपन ने
4 चीजें क्लियर किए। इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ा है, एक्वायरिंग नॉलेज के बारे में पढ़ा है, प्रॉब्लम सॉल्विंग के बारे में पढ़ा है और साइंटिफिक मेथड के बारे में पढ़ा है, लिमिटेशन के बारे में पढ़ा है, स्टेप ऑफ साइंटिफिक मेथड के बारे में पढ़ा है, करेक्ट स्टेप मेथड, ये सारा कुछ अपन ने पढ़ा है। तो ये यूनिट फर्स्ट ले रहे हैं अपन, नर्सिंग रिसर्च एंड स्टैटिस्टिक्स सब्जेक्ट का अपन ये टॉपिक था, जिसका पहला चैप्टर था जिसका नाम है फाउंडेशन ऑफ नर्सिंग रिसर्च। ठीक है, उसके अंदर अपन ने 4 पॉइंट क्लियर कर लिए। तो ये सीरीज कंटिन्यू अपलोड होती रहेगी। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, आपको कुछ समझ में आया होगा। फिर भी आपको अगर समझ में नहीं आया कोई टॉपिक तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। ठीक है, और इसके जब चैप्टर ये फिनिश हो जाएगा, ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा फाउंडेशन ऑफ नर्सिंग रिसर्च, तो इसकी पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी, जिसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है, इसके लेके अपन सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो दोस्तों मैंने बोला था कि लास्ट में जाते जाते आपको मैं 2 क्वेश्चन बता के आऊंगा। ठीक है, तो 2 क्वेश्चन क्या है बता देता हूँ। इसमें जैसे मान लीजिए कॉम्पिटिशन एग्जाम में पूछ रहा है कि अल्टीमेट एम ऑफ रिसर्च। ठीक है, ये क्वेश्चन आ गया। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन क्या है, नर्सिंग रिसर्च क्या होती है। ठीक है, अब बात करता हूँ अल्टीमेट एम ऑफ रिसर्च के बात करता हूँ। इसका आंसर बताता हूँ आपको कि डेवलपिंग और रिफाइनिंग नॉलेज, की रिफाइनिंग नॉलेज मिलता है आपके, फिर आप बोल सकते हैं डेवलप करते हैं अपने नॉलेज को। ठीक है, और नर्सिंग रिसर्च क्या होती है, मेन अपन नर्सिंग फील्ड से है तो नर्सिंग के बारे में बता देता हूँ। नर्सिंग रिसर्च का मतलब 1 लाइन में बता सकता हूँ आपको, मैं बता रहा हूँ, ध्यान से सुन लीजिए। टू इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ केयर पेशेंट, कि अपन जो केयर देते हैं पेशेंट को उसकी क्वालिटी के अंदर इंप्रूवमेंट लेते हैं, करते हैं। नर्सिंग रिसर्च वहीं पे काम में आती है। तो ये 1 लाइनर क्वेश्चन हो गया। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन को समझ में आए होंगे। ठीक है, तो चैनल पे कोई दोस्त नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। कंटिन्यू चैनल पे वीडियोस अपलोड होते रहेंगे, आपका ऐसे ही प्यार देते रहिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।